रही कि उसके पहले केवल और केवल लेक्चर मेथड को बहुत ज़्यादा बल दिया जाता था। लेक्चर के थ्रू ही सारी पढ़ाई कराने की बात कही जाती थी। बट जो प्रकृतिवाद जब आया तो इसने ये कहा कि करके सीखने का या प्रत्यक्ष सीखने का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर हम कोई कार्य करके सीखते हैं तो हम उसे बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। तुम लोग भी खुद जानते हो कि कोई भी चीज़ अगर बुक में पढ़ रहे हो तो वो एक अलग बात होती है, और जब आप उसको प्रत्यक्षतः सामने देखते हैं तो वो जो अनुभव होता है वो अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, हम लोग प्लेन्स में रहते हैं। अगर हम माउंटेन्स के बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ ऐसी जलवायु होती है, ऐसी वनस्पति होती है, या फिर ऐसे पहनते हैं लोग, डिस्क्रिप्शन, आप डिस्क्रिप्शन को सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन जब आप देखते हैं तो उस चीज को प्रत्यक्ष देखना एक अलग तरीके का अनुभव होता है। और किसी कार्य को करना, जैसे अगर आपसे कहा जाए, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, साइकिल चलाने की बात करते हैं, ठीक, तो पढ़ते समय तो आसान लगता है, या किसी को देखिए तो आसान लगता है, लेकिन जब स्वयं करिए तब ये समझ में आता है कि इस कार्य में क्या कठिनाइयां हैं, और उसको करते समय हम किन किन स्टेजेस से होकर के गुजरते हैं। अगर आपको उसे सीखने में अच्छा लगता है तो आप एंजॉय भी करते हैं, और अगर मान लीजिए आपको सीखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है तो जिस काम को करने में आपको खुशी नहीं मिलती है, उस काम को धीरे धीरे करके पर्सन सोचता है कि ये काम हमें ना करना पड़े। तो जो प्रकृतिवाद है उसने शिक्षण विधियों के क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा योगदान किया है। और इसके साथ ही साथ जो भी शिक्षण विधियां हैं उनके लिए कुछ बेस दिए गए हैं, और उन बेस में जो सबसे पहली बात है, जो प्रकृतिवाद का मूल है, वो यही है कि हम जो हमारा प्रकृति है हम उससे दूरी न बनाएं। हम हमेशा प्रकृति के साथ सामंजस्य बना करके रहें। जो मूल बात कही थी रूसो ने कि प्रकृति की ओर लौटो, और उसके अलावा आगे बढ़िए तो क्रिया का सिद्धांत कि आप कोई भी चीज करके सीखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रकृतिवाद के अनुसार। और इनका यही कहना है कि अगर आप कोई चीज करके सीखते हैं तो इस प्रकार से प्राप्त किया हुआ ज्ञान अधिक स्थायी होता है, बजाय इसके कि आप कोई चीज पढ़ करके सीखें। तो अनुभव के द्वारा सीखना, क्रिया के द्वारा सीखना, ये जो सारी चीजें हैं ये हम हमेशा प्रकृतिवाद के द्वारा ही हमें पता चलता है। और इसके आगे हमने एक प्रेजेंटेशन बनाया है, उसी प्रेजेंटेशन के थ्रू हम एक्सप्लेन भी करते जाते हैं तुम लोगों को। और अगर इतने में कोई क्वेश्चन हो तो तुम लोग पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन। चलो, इसके पहले जो लेक्चर्स हमने दिए थे और जो नोट्स दिया था उसको पढ़ा तुम लोगों ने, जो पीडीएफ बना करके दिया था? ठीक है, तो वो क्लियर हुआ? यस मैम, सारा क्लियर है। ओके, स्क्रीन विजिबल है तुम लोगों को? यस मैम। यस मैम। ओके, चलो ठीक है। तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है प्रकृतिवाद और शिक्षण विधियां। जो बाकी के सारे दर्शन पढ़े तुम में
तुम लोगों ने उसमें भी जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो वहां जो होता है उन सभी दर्शनों में जो प्रकृतिवाद के द्वारा शिक्षण विधियां दी गई हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक, तो इसके पहले जो आदर्शवाद प्रचलन में था वहां पर क्या था, वहां पर बालक को केंद्र बिंदु नहीं माना जाता था। पिछली बार मैंने तुम्हें बताया था जो बालक को केंद्र मानने की बात कही गई, ये कहा गया कि बालक शिक्षा के लिए नहीं है बल्कि शिक्षा बालक के लिए है। जो भी व्यक्ति है उसके संपूर्ण विकास के लिए उसको शिक्षा दी जाती है। तो हम शिक्षा को मेन नहीं मानेंगे या सब्जेक्ट्स को मेन नहीं मानेंगे, चाहे व्यक्ति को समझ में आए या ना आए हम उसे पढ़ाते जाएं, दैट विल नॉट वर्क। तो ऐसी स्थिति में प्रकृतिवादियों ने ये कहा कि बालक ही समस्त शिक्षा प्रणाली का केंद्र बिंदु है और सबसे मेन इनकी देन शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण विधियां हैं। और जो सिद्धांत हैं उनमें पहला मैंने तुम्हें बताया कि प्रकृति की ओर लौटो। और प्रकृति की ओर लौटो कैसे, जो मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है, जो उसका प्रकृति के साथ सामंजस्य है। एग्जाम्पल भी हम तुम्हें दे चुके हैं कि हमारा जो नेचर के साथ हार्मोनी बिगड़ा, उसी के कारण जो हमारा आज की क्राइसिस है वो हमें देखने में आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वर पॉल्यूशंस, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड पेस्टिसाइड्स के यूज के चलते जो हमारा ग्रेन था वो जहरीला हुआ, पानी जहरीला हुआ। तो ह्यूमन बींग्स के साथ साथ और भी जो प्राणी हैं धरती पर वो सब के सब इससे अफेक्टेड हुए। और अब क्या हो रहा है कि नेचर को हार्म पहुंचाते पहुंचाते हम एक ऐसी स्टेज पर आ गए हैं कि जहां नेचर ने अपनी जो पावर है वो दिखाना शुरू कर दिया। अब ये वायरस के फॉर्म में कह लो या फिर ह्यूमन बींग्स के एग्जिस्टेंस के लिए एक खतरा कह लो। तो ये चीज जो प्रकृतिवादी विचारक थे उन्होंने अपने चिंतन में प्रमुख रूप से रखी और ये 15th सेंचुरी से लगातार चल रहा है। ठीक है, हम लोग 21वीं सदी में चल रहे हैं, मतलब पिछले हजारों वर्षों से ये बात कही गई है। और अगर तुम इंडियन कल्चर को देख लो तो कोई भी तुम्हारा जो लोक पर्व है, जैसी मौसम बदलता है वैसे ही जो पूजा जिन पेड़ों की जाती है या जो त्योहार मनाए जाते हैं वो आपकी प्रकृति से ही रिलेटेड हैं। जो भी चीजें कभी आप देखिए पूजा पाठ में यूज की जाती हैं वो सब की सब उस समय के एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड होती हैं। अगर आप देखिए इस समय जो कार्तिक मास चल रहा है, इस समय आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है और आंवला इम्यूनिटी बूस्टर है, विटामिन सी का बहुत ही अच्छा सोर्स है। तो पूजा करने का अर्थ क्या हुआ कि आप उस वनस्पति को बचा कर रखिए। अगर लोग उसको बचा कर रखेंगे तभी उसकी पूजा भी कर पाएंगे और तभी उससे मिलने वाले लाभ भी वो ले पाएंगे। तो नेचर के साथ हार्मनी रखना, जो भी हम अगर नेचर को प्रिजर्व करेंगे तो ह्यूमन बींग्स का भी एग्जिस्टेंस सही तरीके से बना रहेगा। तो इसी चीज को ध्यान में देकर के प्रकृति की ओर लौटो की बात कही गई। और इसमें देखो जो बाल्यावस्था है बच्चों की, उसमें प्रकृतिवाद ने खेल कूद पर बहुत ही ज्यादा बल दिया कि ये नहीं होना चाहिए कि आप बच्चे को क्लासरूम में बिठा दीजिए और उसके बाद उसको फिजिकल एक्टिविटीज का मौका ही ना मिले। अब तो तुम लोग बड़ी क्लासेस में हो, जिसको जितना अपना टाइम टेबल सेट करना होता है वो करता है, बट जस्ट थिंक अबाउट द स्मॉल क्लासेस, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब इतना ज्यादा बैग का बोझ, उसमें किताबें, सब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट्स के साथ साथ जो मॉर्निंग होती है वो घड़ी देखकर होती है, स्कूल जाना, स्कूल से आना, ट्यूशंस, होमवर्क, फिर रात हो जाती है इतने में ही और फिर वो बच्चा सो जाता है। तो इन सारी चीजों के बीच में हमें नेचर के साथ जुड़ने का कहीं पर भी मौका नहीं मिल पाता है। ठीक, और उसी के साथ एक और चीज देखो कि जब स्कूलों की छुट्टी होती है तब बच्चे सबसे ज्यादा खुश दिखते हैं। और इसके पीछे कारण क्या है कि उन्हें लगता है स्कूल में हम बंधन में हैं।
जबकि होना ये चाहिए कि स्कूल में अगर बच्चा सीखने के लिए जा रहा है तो उसे वहां एंजॉय करना चाहिए। तो यही चीज है कि जब बच्चा प्रकृति, उसका जो बेसिक नेचर है बचपन में, वो खेल कूद का है। वो खेल कूद के माध्यम से जितना ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर पाएगा वो अन्य चीजों से नहीं कर पाएगा। अतः छोटी कक्षाओं में खेल कूद पर ही आधारित शिक्षण विधि होनी चाहिए। और इसमें जो मॉन्टेसरी विधि दी गई, मॉन्टेसरी में खेल खेल में शिक्षा की बात कही गई। ठीक, अब मानव का जो विकास क्रम है उसमें सबसे पहले शिशु, फिर वो बाल्यावस्था में आता है, फिर किशोरावस्था में आता है और युवावस्था में आता है। तो जो नेचुरलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि इन अवस्थाओं के आधार पर बांट करके ही शिक्षा दी जानी चाहिए कि इस एज में, पर्टिकुलर एज में कौन सी शिक्षा की किसको आवश्यकता है। अगर आप सोचिए कि जो कुछ आप बीए में पढ़ रहे हैं, अगर आपको क्लास 3rd में पढ़ाया जाता तो आप उस चीज को समझ नहीं पाते। तो ये जो पाठ्यक्रम का विभाजन किया गया, ये सारी चीजें इन्हीं सिद्धांतों को बेस मान करके की गई हैं कि शिशु अवस्था में क्या आवश्यकता है, बाल्य अवस्था में क्या आवश्यकता है, किशोर अवस्था में क्या आवश्यकता है और युवा अवस्था में किस चीज की आवश्यकता है, कौन सा ज्ञान है जिसके द्वारा कि व्यक्ति अपना जीवन सही तरीके से यापन कर सकेगा। तो उसी से संबंधित क्रियाओं और विषयों का चुनाव किया जाना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है अपने अनुभव द्वारा, स्वयं अनुभव द्वारा सीखना। अब स्वयं अनुभव, जब आप कोई काम करेंगे तब आपको उस काम के बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी। और आप खुद भी जानते हैं, जो भी काम आप करते हो, जो भी आपकी हॉबी हो, जब आप कोई काम पहली बार करते हैं तो उस समय आपको उसके बारे में उतना पता नहीं होता है। अगर आप खाना भी बना रहे हैं, रोटी भी बना रहे हैं इवन, तो जब आप पहली बार बनाएंगे तब वो मे भी उतनी परफेक्ट ना बने, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, अभ्यास करते करते आप उस चीज को सही तरीके से करने लगते हैं। और स्वयं अनुभव का एक और अच्छा जो एस्पेक्ट है वो ये है कि जब व्यक्ति स्वयं कार्य करता है तब वो उससे जुड़े नए नए पहलुओं से भी परिचित होता है, जिसके द्वारा वो कुछ नया खोजने का प्रयास भी कर सकता है। ठीक, अगर हम कार्य नहीं करेंगे, नई नई दिशा में नहीं सोचेंगे, तो जो भी चीजें हम आज की दुनिया में देख रहे हैं, हम उन सबको आज न देख पाते और आगे भी आने वाले समय में पता नहीं क्या क्या नया इन्वेंट होने वाला है। वी डोंट नो, हमें नहीं मालूम है। ठीक, अब एग्जाम्पल अगर तुम मोबाइल फोन्स का ही ले लो, तो जब ये मोबाइल फोन इंट्रोड्यूस हुए थे तो आज से करीबन 15 साल पहले उनका उतना विस्तार नहीं था। लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ, ये टेक्नोलॉजी हर हाथ में पहुंच गई और पहले केवल फोन कर सकते थे, अब उसके साथ साथ क्या है, इतने एडिशनल फीचर्स हैं कि किसी को पता ही नहीं होता कि फोन में फीचर कौन कौन सा है, उसका क्या पर्टिकुलर यूज है। तो वही है कि जब आप करते हैं तो उस चीज को सीखते हैं। हम ये देख लीजिए आवश्यकता कैसे आविष्कार करती है। ऑनलाइन टीचिंग के लिए हम लोग इसके अभ्यस्त नहीं थे, लेकिन जैसे ही हमें उसकी आवश्यकता पड़ी, फिर धीरे धीरे करके हम लोगों ने सबने स्विच ओवर किया। परेशानियां आई, स्टूडेंट्स को भी आई, टीचर्स को भी आई, बट ये सिस्टम अब काफी कुछ प्रचलन में आ चुका है। तो जब व्यक्ति स्वयं करेगा तभी वो उस चीज को सीखेगा, और प्रकृतिवादी इस चीज को मानते हैं। आप खुद भी अगर नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, किसी दूसरे से हेल्प लेते हैं, मगर हेल्प कब तक लेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, आफ्टर दैट यू हैव टू लर्न। तो स्वयं अनुभव द्वारा सीखना, ये भी एक सिद्धांत दिया गया। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शिक्षा, नेक्स्ट पॉइंट है। अब ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मतलब आंख से, कान से, मुंह से, हाथ से, इन सभी इंद्रियों के द्वारा हम जो भी हमारे एनवायरनमेंट में चेंज होता है उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो जो नेचुरलिज्म था उसने ये कहा कि श्रव्य दृश्य माध्यम का प्रयोग करके शिक्षा प्रदान की जाए। श्रव्य दृश्य का
मतलब है जो सुनाई भी दे और जो दिखाई भी दे। ठीक, अब जैसे तुम लोग इस चीज को देख रहे हो स्क्रीन पर, तो जो कुछ भी लिखा हुआ है वो तुम्हारे सामने जब आता है तो वो कुछ समय के लिए तुम्हारे दिमाग पर अंकित हो जाता है। और अगर उस चीज को केवल सुनते हो तो क्या होता है, वो जो फिगर है वो तुम्हारे दिमाग में सेट नहीं होता है। लेकिन अगर ऑडियो इनपुट के साथ साथ वीडियो भी तुम देख रहे हो उसका, तो क्या होता है, वो चीजें कुछ लंबे समय तक याद रहती हैं। हो सकता है टाइम बीतने के साथ साथ उसको भूल जाओ, बट मे बी एग्जामिनेशन हॉल में जब इस क्वेश्चन को तुम्हें हल करना हो तो तुम उसको रिमाइंड करने की कोशिश करो तो तुम्हें याद आए कि हाँ, क्या क्या पॉइंट्स वहां पर लिखे हुए थे। तो अच्छा, छोटी क्लासेस में इसका इम्प्लीकेशन और ज्यादा है। जो छोटे बच्चे होते हैं हमेशा देखो उनका जो चार्ट होता है वो कलरफुल होता है। उसमें चाहे ABCD का ले लो, चाहे क ख ग घ का ले लो, या उनकी बुक्स देख लो, वो इतनी अट्रैक्टिव होती है, इतने अच्छे उसमें कलर्स डाले जाते हैं कि बच्चे उसको देखें और देख करके वो उस चीज को उससे अट्रैक्ट होकर के उस चीज को सीखने का प्रयास करें। साथ ही साथ जो राइम्स की बुक होती हैं उनमें राइम्स को ऐसा रखा जाता है कि वो उनकी एज के हिसाब से हो, और साथ ही साथ वो बोलने में इतनी अच्छी हो कि बच्चा उसको खुद से याद करने का प्रयास करे। उसमें फिगर भी अच्छे अच्छे होते हैं, जस्ट बुक टू अट्रैक्ट द स्टूडेंट्स। जो चीज देखने में अच्छी लगती है, व्यक्ति उससे जल्दी आकर्षित हो जाता है और वो जल्दी उस चीज को ग्रैस्प कर लेता है। तो सभी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही होता है, और सब्जेक्ट्स के साथ भी ऐसा ही है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो लगता है कि नहीं ये आसान है, अगर दिमाग में ये आ गया कि ये आसान है तो फिर वो आसान ही लगने लगता है। अगर कोई सब्जेक्ट लग गया कि नहीं ये बहुत कठिन है, तो फिर उसको सीखने में कहीं ना कहीं परेशानी होती है। नेक्स्ट है शिक्षा में स्वतंत्रता, और इसके लिए कहा गया उन्होंने प्रकृतिवाद में कि बच्चों के ऊपर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। उन्हें ये डिसाइड करने देना चाहिए कि वो कौन सी फील्ड को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। मगर जो हमारा फैमिली का ताना बाना होता है और जो हमारा सोसाइटल एक फ्रेमवर्क है, उसके बीच में कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है कि कौन सा काम करना है वो लोग बच्चे के ऊपर ज्यादातर नहीं छोड़ते हैं। आमतौर पर पेरेंट्स ही इस बात को ज्यादा डिसाइड करते हैं कि व्हाट देयर वार्ड इज गोइंग टू डू। तो ये चीज है कि जिस चीज में इंटरेस्ट है, अगर उस फील्ड में काम किया जाए तो सफल होने की संभावना ज्यादा रहती है। और अगर नहीं है, आप जबरदस्ती कर रहे हैं, तो फिर आप उतनी सफलता और सरलता के साथ उस काम को शायद ना कर पाए। और ये भी खास बात है कि कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं। सब में अपनी अपनी कुछ न कुछ स्पेशलिटी होती है। और किसी को म्यूजिक अच्छा लगता है, किसी को डांस अच्छा लगता है, किसी को कुछ वोकल अच्छा लगता है, किसी को पेंटिंग अच्छी लगती है। तो सबका फील्ड अलग अलग होता है। किसी को मेडिकल में इंटरेस्ट आता है, किसी को इंजीनियरिंग में आता है। अब आप हर एक को एक ही फ्रेम में फिट नहीं कर सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। कम से कम इंसानों के लिए तो पॉसिबल नहीं है। क्यों, एग्री करते हो तुम लोग या नहीं करते हो? यस मैम। यस मैम। है ना? तो मतलब मुझे तो यही लगता है कि भाई जो चीज जिसे पसंद है उसको वही करने दिया जाए। और पढ़ाई के बारे में भी यही है। जरूरी नहीं कि हर आदमी पढ़ ही पाए, कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको कि पढ़ाई में भी दिक्कत आती है। तो अगर उनका इंटरेस्ट उसमें नहीं है तो वो उस चीज को नहीं करना चाहते। हाँ, मगर जिस काम को करना चाहते हैं या जिस काम को कर सकते हैं, मे बी वो उसमें बहुत अच्छा करें। ठीक है, नेक्स्ट है कि बच्चों की रुचि, रुझान, योग्यता और आवश्यकता, इनके अनुसार ही शिक्षा दी जाए। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि पहले क्या कहते थे, जो बच्चा होता है उसको छोटा अडल्ट मानते थे कि मतलब इसके अंदर सारी की सारी एबिलिटीज तो वही है, बस ये छोटा है। और बाद में जब नेचुरलिज्म आया तो ये कॉन्सेप्ट बदला और वहां ये कहा गया कि नहीं, बच्चा बच्चा है, उसकी जो अपनी
नीड्स हैं या जो अपनी टेंडेंसीज हैं वो अलग हैं। जस्ट सपोज अगर हम बड़े हो जाते हैं तो हम लोग किसी भी घटना को लेकर के रिएक्ट करने में कितना टाइम लगाते हैं, लेकिन कोई छोटा बच्चा हो, बहुत टेंशन भी चल रही हो घर में, ठीक है, बहुत तनातनी हो, लेकिन अगर वो किसी को देखकर खुश होता है तो वो खुश होता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है, वो फ्री है, वो चाहे हंसे, चाहे जिद करे, चाहे रोए, उसके ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि नहीं तुम्हें ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है, वो नहीं समझेगा, वो उसकी अपनी प्रकृति है। और अगर उसकी प्रकृति के विरुद्ध से कार्य कराएंगे तो फिर क्या होगा, उसके अंदर खींच उपजती है, फिर वो उस चीज को सही तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, उसकी पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा जो ये तो देखो था तुम्हारा मेन पॉइंट कि क्या क्या चीजें हैं जिनके आधार पर शिक्षण विधियों का निर्माण किया गया। और उसके बाद हमने तुम्हें पहले भी एक बार बताया था नेगेटिव एजुकेशन और पॉजिटिव एजुकेशन के बारे में, ठीक। तो नकारात्मक शिक्षा का कॉन्सेप्ट प्रकृतिवाद की देन है, जिसमें उस ज्ञान को रखा जाता है जिसे कि बच्चे स्वयं के अनुभव से सीखते हैं और ये स्थायी होता है। कोई भी एक ऐसा काम जो तुमने बचपन में खुद किया होगा वो तुम्हें हमेशा याद रहेगा, और जो दूसरे से करा लिया होगा वो चीजें फिर उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाती, आप भूल जाते। कोई पूछता तो आप कहते हैं उन्होंने बनाया था, मैंने उस काम को नहीं किया। तो जिस काम को व्यक्ति स्वयं करे वही स्थायी होगा, और अन्य चीजों के बारे में आप ये नहीं कह सकते। जो चीजें आपने स्वयं नहीं की हैं आपको उसके बारे में या तो पहले अनुभव करना पड़ेगा, या फिर आप जो है उसके लिए कुछ ना कुछ पहले जानकारी प्राप्त करेंगे, तब आप उस चीज के बारे में कुछ बता पाएंगे, ठीक है। और सकारात्मक क्या है, जो पॉजिटिव चीजें होती हैं, जिसमें सीधे सीधे आदेश के रूप में या पुस्तक के माध्यम से व्यक्ति ज्ञान को पढ़ लेता है, अपने दिमाग में आत्मसात कर लेता है, वो कहलाती है सकारात्मक शिक्षा। अब इसमें देखिए वो तो थे सिद्धांत कि कौन कौन सी चीजों को बेस मान करके प्रकृतिवाद को शिक्षण विधियों को डेवलप किया गया। अब जिन शिक्षण विधियों को बनाया गया उनमें से है डाल्टन। डाल्टन जो है वो विज्ञान के लिए ज्यादा एप्लीकेबल होता है। खोज खोज इतिहास में भी होती है, विज्ञान में भी होती है, जितने भी लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं सब में खोज की जाती है, ठीक। ह्यूरिस्टिक विधि और साथ ही साथ भूगोल के लिए निरीक्षण निरीक्षण का जो महत्व है वो हमने तुम्हें पहले ही बताया कि जब हम चीजों को सामने देखते हैं तो हम उनके बारे में बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। जो ये ह्यूरिस्टिक विधि है ये भी नई नई चीजों को इन्वेंट करने से रिलेटेड होती है। इसके बाद है भाषा। भाषा के लिए प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। पढ़ना, भावों को समझना, और साथ ही साथ आप देखेंगे भाषा शिक्षण के लिए जो नाटक होते हैं या जो कवि सम्मेलन होते हैं। स्क्रीन नहीं दिख रहा सबको, किसी को नहीं दिख रहा? नो मैम। मैम दिख रहा है। मैम दिख रहा है। अच्छा अच्छा, चलो चलो, अच्छी बात है। मतलब एक आध जगह प्रॉब्लम है, हो सकता है नेटवर्क का कुछ इश्यू हो बेटा, ठीक है। ये जो हमने तुम्हें भेजा है वो पीडीएफ उसमें है सब। तो प्रत्यक्ष विधि जो सामने सामने हो, खेल के द्वारा शिक्षा, और मॉन्टेसरी विधि छोटे बच्चों के लिए, निरीक्षण विधि करके सीखना और अनुभव द्वारा सीखना। ये जो सारी चीजें हैं ये प्रकृतिवाद के द्वारा दी गई हैं। अब इससे आगे चल करके स्पेंसर ने दिए सीखने के सूत्र। अब इन सूत्रों में क्या है कि किस किस प्रकार से कोई भी व्यक्ति सीखता है। तो इसमें जो सबसे पहली बात है वो ये है कि पहले व्यक्ति सीखता है सरल काम, है ना। जब लिखना सीखते हो तो कैसे सीखते हो? सबसे पहले सेंटेंस लिखने लगते हो या फिर पहले क ख ग घ आ ई सीखते हो? कैसे सीखते हो? नो मैम, पहले आसान से फिर कठिन में जाते हैं। पहले ABCD सीखते हैं,
फिर उसके बाद ऑन ऑफ वर्डिंग इन, बनाना सीख है ना। गए। फिर Yes, उसके बाद ma'am. 3 अक्षर के शब्द पे आते हैं, मॉब एंड और क्या होगा, रॉब एंड Sun. हाँ Yes, सन, ma'am. है ना। फिर 4 अक्षर पे चले Can. जाएंगे। हाँ, Yes. तो ऐसे स्टेप वाइज हम लोग चलते हैं और इसी तरीके से हिंदी के लिए भी है। पहले अ आ ई, फिर उसके बाद क ख ग घ, फिर उसके बाद मात्रा लगाना, फिर उसके बाद 2 अक्षर के शब्द, 3 अक्षर के शब्द, 4 अक्षर के शब्द, और फिर उसके बाद क्या होता है, हम छोटे छोटे सेंटेंस लिखते हैं कि गाय हमारी माता है। इस टाइप के छोटे छोटे सेंटेंस क्लास फर्स्ट में, फिर सेकंड में 4 लाइन, फिर उसके बाद थर्ड में उससे ज्यादा, फिर फोर्थ में उससे ज्यादा, फिफ्थ तक आते आते पैराग्राफ्स वगैरह हम लोग करने लगते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग पहले सरल काम करते हैं, उसके बाद जटिल काम करते हैं। अगर सीधे जटिल काम करने लगेंगे तो हमें कठिनाई आएगी सीखने के क्रम में भी और उस काम को सही तरीके से करने के क्रम में भी। जब सबसे पहले मोटी मोटी बीए की और एमए की किताबें देखो, जब छोटी क्लास में रहो तो लगता नहीं है कैसे इतना सारा पढ़ते होंगे, है ना। लेकिन Yes, जब ma'am. क्रमबद्ध तरीके से वहां तक पहुंचो तब ये समझ में आता है कि हाँ, जितना है उसमें से जितना आवश्यक है उतना ही पढ़ते हैं और जितना आवश्यक नहीं है उसको नहीं पढ़ा जाता है। तो सरल से जटिल की तरफ जाने की बात स्पेंसर ने कही। दूसरा है ज्ञात से अज्ञात। जो भी नई खोज होती है, पहले जो चीजें हमें ज्ञात है हम उसको देखते हैं, फिर उसके बाद हम अज्ञात की तरफ प्रोसीड करते हैं। अगर हम ये सोचें कि पहले हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है, हम सीधे अज्ञात की तरफ चले जाएं, तो ये संभव नहीं होगा। देखो, प्रकृतिवाद प्रकृति पे बहुत बल देता है, अच्छी बात भी है, लेकिन जो मानव सभ्यता है वो समाज से दूर रह करके भी डेवलप नहीं हो सकती। अगर कोई बच्चा है जन्म लेते ही मान उसे जंगल में छोड़ दिया गया तो वो मनुष्यों की भांति डेवलप नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पहले हमें वो चीजें देखनी होती हैं जो मनुष्य ने पहले से ज्ञात कर रखी हैं, और इसी के लिए जो विद्यालय हैं या जो शिक्षक है उनका एप्लीकेशन होता है। तो नेचुरलिज्म जब इन सब चीजों को बिल्कुल पीछे रख देता है तो उस समय ये उतना सही नहीं है, क्योंकि बिना शिक्षक के कहीं ना कहीं आपको ज्ञान प्राप्त करने में समस्या आएगी। आप स्वयं अनुभव करके कितनी चीजें जान पाएंगे। जब आप किताबें पढ़ेंगे तभी आप अपने जीवन काल में जो कुछ पहले से ज्ञात हो चुका है उसकी जानकारी कर पाएंगे, अन्यथा क्या होगा, कोई भी घटना होगी आपको नहीं लगेगी। जब बचपन में क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ में रहो और एक्सपेरिमेंट्स वगैरह बताए जाते हैं तो उस समय क्या होता है, कुछ भी काम करते तो तुम्हें लगता है ये तो हम ही ने किया है, ये तो बिल्कुल नया है। लेकिन जब अपने टीचर को बताते हो या अपने पेरेंट्स को बताते हो तब वो तुम्हें एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ, ये जो काम तुमने किया है ये इसी प्रकार से होता है, और अगर उसको वो पहले से जानते हैं तो उसको एक्सप्लेन करते हैं, और अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है तब आपने कुछ नया खोज किया है। लेकिन जब हमें ये नहीं एहसास होता कि ये चीजें पहले से की जा चुकी हैं तब हमें क्या लगता है, हमने बिल्कुल नया कार्य कर लिया। तो जो ज्ञात है पहले उसको जानिए, अन्यथा आप उसी को बार बार ढूंढ करके सोचेंगे नहीं हमने कुछ नया कर लिया। फिर मूर्त से अमूर्त। मूर्त मतलब जो दिखाई दे रहा है। अब छोटी क्लास में जब शुरू शुरू में चीजें पढ़ाई जाती है, तो जैसे अब अगर चार्ट में भी दिखाया जा रहा है तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, है ना। तो वो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि बच्चे अपनी लाइफ में जानते हैं। अब उसमें से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे जेड फॉर जेबला, आज तक हमने नहीं देखा, मेरे ख्याल से तुम लोगों ने भी शायद ही किसी ने देखा हो, बट जेड फॉर जेब्रा हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। तो जो चीजें सामने, हाँ बेटा, जेब्रा कहाँ पाया जाता है? हाँ जेब्रा कहाँ पाया जाता है, देखो हिंदुस्तान में तो नहीं मिलता, ठीक है, मिलता बाहर ही है। मुझे भी ये याद नहीं है कि कहाँ पाया जाता है, मगर हाँ एक चीज है कि उसकी फोटो देख करके हम ये समझ जाते हैं कि
इस तरीके का कोई जीव है जो कि इस धरती पर एग्जिस्ट करता है ना। अब हो सकता है वो सामने आए तो हम उसे पहचान जाएं, लेकिन अभी तुरंत के लिए हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हमने उसे देखा है। तो जो चीज सामने है उसके आधार पर हम उन चीजों को एक्सप्लोर करते हैं या उनके बारे में सोचते हैं जो कि हमारे सामने नहीं थी। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आज के समय में तो यही है कि जो फोन्स हैं, जब वो शुरू में आए तो वो केवल फोन पे बात हम कर सकते थे, बट आज क्या है, आज हम वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, आसानी से एक जगह से दूसरे जगह बैठे बैठे लोगों से बातचीत कर सकते हैं। तो अब ये तो मूर्त है। हो सकता है किसी के दिमाग में ये चल रहा हो कि हम एक जगह से मोबाइल फोन के अंदर घुसे और दूसरी जगह निकल आए। हो सकता है इन फ्यूचर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आपके सामने आ जाए तो जो आज अजूबा लग रहा है कल वो संभव हो जाए। जो हमें ट्रेन और बस और प्लेन की जरूरत पड़ती है, हमें वो ना पड़े, हमें एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह प्रकट हो जाए। तो मूर्त क्या है काश उसके ऐसा आधार कुछ पर हम, आ जाए। अब काश की तो बात सही है, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा वो सोचने का विषय है ना। अब उसका लोग उपयोग भी करेंगे और उसका दुरुपयोग भी करेंगे, जैसे मोबाइल का करते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि सोसाइटी में होती रहती है और हम उसको जान नहीं पाते हैं। चलो फिलहाल हम लोग सीखने के पर चलते हैं और अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, जो दिखाई नहीं दे रहा है उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं। और अनुभूत से तर्क युक्त, जो हमें सामने अनुभव हुआ है उससे हम तर्क की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है सीखने के सूत्र, और इनमें ये जरूरी है कि बच्चे अपने आप करके सीखें और शिक्षण की जो प्रणाली है वो रुचिकर हो। अगर बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आएगा तो वो उसमें सीखना नहीं चाहेगा। फिर क्या होता है कि वो क्लास से धीरे धीरे करके एलिनेट होने लगता है, वो क्लास में नहीं जाना चाहता है। चलिए, वो तो उतना था आपके शिक्षण विधियों के बारे में। अब हम लोग आ गए लास्ट टॉपिक पे, दैट इज इवेल्युएशन ऑफ नेचुरलिज्म। जो नेचुरलिज्म है उसने शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या योगदान किया है उसको मूल्यांकन करना। तो सबसे पहले चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का जो प्रारंभ हुआ वो नेचुरलिज्म के कारण ही हुआ। बालक को शिक्षा का केंद्र माना गया। दूसरा, साइकोलॉजिकल, जो मनोवैज्ञानिक बात है, मनोवैज्ञानिक में क्या, जो हमने तुम्हें अभी पहले बताया कि जो अवस्था है, शिशु अवस्था है, बाल्य अवस्था है, किशोर अवस्था है या युवा अवस्था है, उसके आधार पर बांट करके पाठ्यक्रम को डिसाइड करना और कौन से पाठ्यक्रम के लिए कौन सी शिक्षण विधि उपयुक्त रहेगी इस बात को देखना। इन सभी को हम मनोवैज्ञानिक ट्रेंड्स के अंतर्गत रखते हैं कि किस अवस्था में मन की क्या स्थिति है उसके आधार पर शिक्षा प्रदान की जाए। और उसके बाद जो प्रत्यक्ष रूप से सीखने की बात हुई, उस प्रत्यक्ष रूप से सीखने के कारण जो विज्ञान की खोजें हैं उनको बहुत अधिक महत्व मिला, और विज्ञान की खोजों के चलते ही विज्ञान का प्रचार प्रसार नेचुरलिज्म के आने के बाद बहुत ज्यादा हुआ। इसके बाद कुछ थियरीज हैं जो तुम लोग पढ़ रहे होगे अभी लर्निंग में, ठीक है, और मोटिवेशन में। अधिगम पढ़ लिया कि नहीं अभी तुम लोगों ने साइकोलॉजी में? नो मैम। तो ये जो स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी है ये उसी में पढ़ोगे। मतलब ये है क्रिया के लिए प्रतिक्रिया करना, ठीक है। जैसे अगर भूखे हो और भोजन सामने आया तो लार अपने आप उस समय निकलने लगती है। होता है ना ऐसा, अगर भूख लगी हो और खाना दिखे तो तुरंत हमें, या फिर कोई हमारी बहुत पसंद की चीज हो तो हमें कंट्रोल नहीं होता, हम चाहे या ना चाहे हमारी बॉडी उसके लिए रेस्पॉन्स करने लगती है। तो जो स्टिमुलस है उसके लिए हम रेस्पॉन्स करते हैं। या फिर आंख की तरफ कुछ आ रहा हो तो क्या होता है, तुरंत आंख बंद होने लगती है, झपकने लगती है पलकें, मैम जिससे पढ़े कि हैं आंख, यस मैम। हाँ पढ़े हो ना, तो बस वही चीज है कि इस यस टाइप मैम, पावलो का की, प्रयोग है। हाँ
प्रयोग भी है, लेकिन इन जनरल यही है कि अगर कोई भी आपके एनवायरनमेंट में चेंज होगा तो उसके लिए आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी। अगर अचानक से मौसम ठंडा हो गया तो जो शरीर पे रोए होंगे वो खड़े हो जाएंगे शरीर का टेम्परेचर सेव करने के लिए। तो इस टाइप की जो चीजें हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में लाने का जो श्रेय है वो नेचुरलिज्म को ही दिया गया है। और साथ ही साथ पढ़ाने के नए नए तरीके ढूंढे गए और मूल्यांकन करने के भी नए तरीके ढूंढे गए। अगर बच्चा खेल खेल में कुछ सीख रहा है तो वो क्या सीखा और कितना सीखा, इसको देखने के लिए आप किसी पेपर पेंसिल टेस्ट को नहीं यूज कर सकते हैं। आपको खेल के मैदान में रहना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा बच्चा ज्यादा अच्छा कर रहा है और कौन सा बच्चा कम अच्छा कर रहा है। ठीक, और उसके साथ साथ जो टीचिंग मेथड्स हैं उनके लिए तो हमने तुम्हें बता दिया कि इसमें इसने प्रकृतिवाद ने रेवोल्यूशन ला दिया, बिल्कुल क्रांति ला दी। अब सीधे सीधे समझ लो ना कि जो केंद्र था वही बदल गया। अगर एक कमरे में दो लोग हैं जिसमें एक शिक्षक है और एक विद्यार्थी है, पहले शिक्षक को प्रमुखता दी जाती थी और प्रकृतिवाद ने क्या किया, ये कहा नहीं शिक्षक महत्वपूर्ण नहीं है, विद्यार्थी महत्वपूर्ण है। और उसी के आधार पर हम जो शिक्षण की पूरी पद्धति है उसको बनाएंगे और उसको फॉलो करेंगे। तो टीचिंग मेथड्स में भी बदलाव आ गया। अब इसके बाद इंडक्टिव मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, इन सभी के द्वारा जो विज्ञान की शिक्षा थी उसको बेहतर तरीके से देने के नए नए आयाम सामने आने लगे। और लास्ट है इसमें कि इसने जो शिक्षा थी उसको अनुभव पर आधारित कर दिया। केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं, केवल रटने का ज्ञान नहीं, अपितु जो भी बच्चा है वो चीजों को करके अपने अनुभव के द्वारा सीखे। तो ये परसेप्शन पर बेस कर दिया। ये है इसका मूल्यांकन। और जो सबसे बड़ी बात है वो तो यही है कि जो मनुष्य का आर्टिफिशियल जीवन है उससे हट करके प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहते हुए जीवन बिताने की बात नेचुरलिज्म में कही गई। और ये भी कहा गया कि इसी के आधार पर हम हमेशा ही अपने जीवन को सही तरीके से बिता पाएंगे। अगर हम नेचर से दूर जाएंगे तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि हम सही से अपने पूरी लाइफ को मैनेज कर पाए। तो ये इतना था आपका नेचुरलिज्म का। अब तुम लोग का कोई क्वेश्चन हो तो उसे पूछ लो। क्लियर हो गया सब? यस मैम। हम लोग क्या आपका वो मार्कशीट कब मिलेगा फर्स्ट ईयर वाला? अभी सेकेंड ईयर का मिल रहा था, अभी तो फर्स्ट ईयर का आया नहीं ये शायद कॉलेज में। मैम कब तक आएगा? अब बेटा कब तक आएगा ये तो हम नहीं बता सकते, जब आएगा तभी आएगा। अगर हमें जानकारी होती तो हम तुम लोग बता मैम देंगे। आप आज ठीक है, बहुत मैसेज कर सुंदर लग देंगे। रही हैं। अच्छा, थैंक यू। चलो और बताओ। ठीक है मैम, बहुत याद आती है, पता है ऑनलाइन क्लास में हम लोग कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। तो क्यों नहीं बोलते हो? हम तो कितनी बार कहते हैं तुम लोग बोलो, तुम लोग बोलते ही नहीं हो। कभी कभी तो अजीब भी ऐसे लगता शांत हो है, जाते हो। कोई बोलता भी नहीं इसलिए डर लगता रहता है कहीं